कम से कम दुआएं दे दो, पता नहीं क्यों बोल रहे हो। क्या पता तुम्हारा रिजल्ट हो उस दिन। नहीं, ऐसे मत बोलो। मतलब रिजल्ट पे तो तुम दोगे ना, आई एम सेइंग दैट। तो फिर मैं क्यों दूंगी उस दिन? तुम एक सेकेंड, पेसिमिस्टिक पीपल इन द हाउस, पेसिमिस्टिक पीपल इन द हाउस। चलो, ओके। सो आज चैप्टर नंबर 5 को ना पूर्ण विराम करते हैं। धीरेन चाय, हाँ। जितने ये हैं इनके लिए भी कर देना, ठीक है। आइल पे नहीं, सब खाने को अलाउड नहीं है क्लास में। ऐसा कोई हमारा रूल नहीं है, रहने दियो। चाय भी कैंसिल। क्लास में खाने को कुछ नहीं मिलेगा। बस मेरा दिमाग खाओ, वही मिलेगा। वो तो हम बहुत करते हैं। मैं तो बहुत करती हूँ लिटरली। मतलब जितने भी क्योंकि देखो मेरे तो सुबह से लेकर शाम तक यही काम है, पढ़ाने का। आई तो रियली इंजॉय। हाँ, बट थोड़ा सा यहाँ खड़े होना पड़ता है, वरना बैठ बैठ जाओ आराम से ऐसा। मैं तो चप्पल वप्पल उतार के आराम से ऐसा कुर्सी पे। अब उसके बाद में जब भी ऑनलाइन वाली क्लास होती है ना, तब तो मैं ऐसा सिर्फ इतना ही ऐसा टॉप वॉप डाल के कतई, हाँ भाई जो करवाना है करवा लो, जो सुनना है सुनवा लो। वाओ, दैट्स द बेस्ट थिंग। नीचे आराम से अपना शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के अपना फ्रीली बैठो, एसी से चला के, हवा हवा आ रही है, खाओ पियो। और नीचे एक जो कीबोर्ड वाली टेबल होती है ना, उसके ऊपर जो मन चाहे प्लेट लगा के सजा दो। और तो बच्चों को बोलो रीड कर लो अपना, उस पर फिर खा लो। बच्चों को बोलो रीड कर लो, फिर खा लो। इट्स सो गुड, आई एंजॉय इट। एंड ऑनलाइन क्लास में तो बच्चा मांगता भी नहीं है ना, शेयर भी नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ये भी नहीं बोल सकते, ये भी नहीं, बच्चा ये भी नहीं बोल सकता मैम अकेले अकेले खा रहे हो। हाँ, मैं तो अकेले अकेले ही खाऊंगी। या- हाँ, ये मेरी बात मानना बंद कर दिया क्या इसने? हाँ। सो चैप्टर नंबर 5 को आज खत्म करते हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टडी मैट लाने को भी बोला था। विल बी गोइंग विद द क्वेश्चन आंसर्स। बिफोर वी आर गोइंग विद द क्वेश्चन आंसर्स, लेट अस जस्ट रिवाइज द होल चैप्टर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स। एंड इफ एनी टॉपिक इज बीइंग लेफ्ट, देन अच्छा, तो क्वेश्चन से तो करने हैं, मैं करा दूंगी, ठीक है। हाँ, ओके। एंड चैप्टर नंबर 5 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जैसे अपन हमेशा क्लास में करते हैं, तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। एंड अगर कोई टॉपिक ऐसा होगा जो कि मैंने नहीं कराया होगा, या फिर मुझे लगेगा कि चलो रिवाइज करवा देते हैं, तो मैं करवा दूंगी, ठीक है। चलो बताओ, पांचवा चैप्टर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? सच्ची? ठीक है, तो टोटल 6 पार्ट्स। इसने मेरी बात माननी बंद कर दी है। इसको भी चाय चाहिए लगता है चलने के लिए। तुमने बिगाड़ दिया इसको, लिखा भी नहीं जा रहा है। ये देखो। चलो, ओके। सर, अरे भैया इरेजर। लॉन्ग टर्म डिस्टेंस हो गया ना। चलो, ओके। सो चैप्टर नंबर 5 इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, एंड पार्ट नंबर ए वाज इंट्रोडक्शन, पार्ट नंबर बी CBS, very good. Part number C, technical concepts, very good, technical concepts. Part number D, पहले नॉर्मल वाले फिर स्पेशल वाले। F, लॉस। ओके, सो पार्ट नंबर बी CBS। CBS के कितने पार्ट्स? 5, 6। पहला अबाउट या मीनिंग या इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रोमिनेंटली अवेलेबल बैंकिंग सॉफ्टवेयर। कितने थे वो सॉफ्टवेयर? ये 6।
छे छे कर मतलब ये छे तो मतलब सॉफ्टवेयर भी छे। वाह। एक बॉल में कितनी गेंद होती है? एक बॉल में कितनी गेंद होती है? ये देखो ये लड़की बोल रही है छे। यही तो क्वेश्चन था। हाँ तो यही तो क्वेश्चन था। ये और इसने जवाब भी दिया। उसने एनालाइज किया, इसने जवाब दिया कि छे होती है। जैसे इसने कहा सन्नी डे, इसने कहा एक ओवर में सॉरी एक बॉल में छह गेंद। वेरी गुड। चलो ओके। सीबीएस के अंदर बैंकिंग सॉफ्टवेयर कितने? पांच। छह रही पांच। कौन कौन से थे? फ्लेक्स क्यूब, बैंक्स और बैंकमेट। ओके उसके बाद सॉफ्टवेयर हो गया। नेक्स्ट की मॉड्यूल्स। वैसे तो की मॉड्यूल्स हमारे कितने हैं? पर जो हाँ वैसे तो हमारे मॉड्यूल्स बहुत सारे हैं बट अपने को कौन से पढ़ने? की। और की कितने हैं? 7 प्लस सेंट्रल सर्वर। 7 में से 4 कौन से? फ्रंट एंड के, और 3 कौन से? बैक एंड के। एग्जाम में डायग्राम बना के जरूर आना। ओके उसके बाद की मॉड्यूल्स के बाद नेक्स्ट की एस्पेक्ट्स। इसका निमोनिक क्या था? CIRC। सी से कस्टमर सेंट्रिक। ओके आई से इंफॉर्मेशन फ्लो, आर से रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद सी से कंप्लायंसेस। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है जो रेगुलेटरी कंप्लायंस ना करे? बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद हाँ बस फीचर्स एंड कंपोनेंट्स। उसके बाद फंक्शंस ऑफ ब्रांच, यानी कि ब्रांच क्या करती है? तो बताओ क्या करती है? राइस बनाती है। आर से रिव्यू करती है। वेरी गुड। रिपोर्ट्स को रिव्यू करती है। आई से हैं डिसीजन मेकिंग नहीं, ऑथराइजेशन। भाई देखो मान लो कोई जना आया कि हमें ये कंट्रोल दे, हमें ये कंट्रोल दे दो, हमें इसकी एक्सेस दे दो, तो कौन ऑथराइज करेगा? ब्रांच तो ऑथराइज करेगी। ओके नेक्स्ट सी से राइस में, राइस में सी से याद नहीं है ना, और ई से ईओडी बीओडी। ठीक है इसका मतलब तुम्हें ये याद नहीं था, एक बार आर लिख लो, घर जाके रीड करना। हाँ ओके नेक्स्ट ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। सीबीएस के बाद आते हैं टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पे। टेक्निकल कॉन्सेप्ट कितने हैं? 3। पहला कौन सा? टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स। कितने हैं? 3। पहला कौन सा? डेटाबेस इन्वायरमेंट, डेटाबेस इन्वायरमेंट। उसके बाद एप्लीकेशन इन्वायरमेंट। वेरी गुड। और थर्ड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के कितने बच्चे हुए थे? 4 बच्चे हुए थे। यानी कि साइबर यानी कि बेसिकली ऑनलाइन फ्रॉड्स, यानी कि ऑनलाइन हमें क्या क्या थ्रेट है। तो हमने कहा भाई देखो बात ऐसी है, साइबर यानी ऑनलाइन। नेटवर्किंग अगर हमने कर रखी है तो नेटवर्क के थ्रू भी वायरसेस आ सकते हैं, तो नेटवर्क को भी क्या कर दो? सिक्योर कर दो। एप्लीकेशन को भी क्या कर दो? सिक्योर कर दो। और किसको सिक्योर कर दो? वेरी गुड। डेटा सेंटर को फुल सिक्योर कर दो क्योंकि उसमें भी वायरस घुस सकता है। और किसको सिक्योर कर दो? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सिक्योर करो बाय हैविंग द ओटीपी एंड द मल्टीपल ऑथेंटिकेशन पॉइंट्स। ओके सो वी आर डन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक जिसमें कि हमने क्या पढ़ा? कंपोनेंट्स। जो भी अभी आप रिवाइज कर रहे हो ना, इसके सीबीएस वाले चैप्टर में ना बच्चों को सब आता है। बस मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी ना, आपको आता हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा, क्रैक नहीं होएगा। तो आपने ध्यान रखना है कीवर्ड्स सारे, मतलब क्वेश्चन के कीवर्ड्स। जैसे कि अभी जो हमने किया इसका कीवर्ड क्या था? टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स। इससे पहले आपने किया ब्रांच, फंक्शंस ऑफ ब्रांच। तो जो ये हेडिंग्स है ना, ये कीवर्ड्स बन जाते हैं जब आप क्वेश्चन करते हो। तो आपने क्या देखना है? आपने देखना है क्या वर्ड सीबीएस है। अगर वर्ड सीबीएस हो गया तो आपको 100% श्योर हो गया कि भैया 5th चैप्टर से ही है। अगर ये शॉर्ट आपको मिल जाती है, उसके बाद आपने क्या करना है कि ढूंढना है कि भैया कौन से पार्ट से क्वेश्चन है, और कौन सा पार्ट मालूम कैसे पड़ेगा? आप वहां पे कीवर्ड देखोगे, क्या कीवर्ड आपको मिल रहा है। हो सकता है कि आपको किसी जगह पर
नो डायरेक्ट क्वेश्चन ना आके जो उसके सब पॉइंट्स है उस पे क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि अभी हमने जो किया उसमें साइबर सिक्योरिटी को लेके क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। सो तुम्हें ध्यान देना है। सिमिलरली की मॉड्यूल्स हमने करा अभी अभी फ्रंट एंड और बैक एंड, उस पे खाली वो पूछ सकता है फ्रंट एंड बता दो। तो ऐसा करके आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं क्वेश्चन के, देन यू विल बी एबल टू क्रैक द क्वेश्चन। आगे चलते हैं, रिस्क एंड कंट्रोल्स। रिस्क एंड कंट्रोल्स बताओ। बिल्कुल फ्लैट। ये अपनी एक्सेंट चेंज करने से तेरे को चाय के साथ बिस्किट नहीं मिलेंगे। कभी तो सोच रहा है। क्या तीन? हाँ, दोबारा से। क्या मैंने इसका फ्लो चार्ट नहीं बनवाया? तो फिर इतनी देर क्यों लगी ढूंढने में? ओके, अब फॉर द बाइफिकेशन, ये देखो, गिविंग यू 5 मिनट्स, रिवाइज करो ये वाला पार्ट फटाफट। ये देखो मैं, ये देखो ये रहा रिस्क एसोसिएटेड विद सीबीएस, ये रहा रिस्क, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंटरनल कंट्रोल्स, आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये करना नहीं है। जहां पर आप अटके हो वहीं पर आप एग्जाम में अटकोगे, याद रखना। हो गया रिवाइज? ये तो हो गया होगा। चलो, सिक्योरिटी पॉलिसी कर रहे हो, करो रिवाइज। कोई डाउट है तो पूछ लो। मैंने तो कितना अच्छा स्ट्रेटेजी से आपको याद भी कराया था ना, याद है? डायग्राम बनाया था उसकी, फिजिकल सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, याद आ गया वो सारे पॉइंट्स। ये क्या थे? सब प्रोसेस। हो सकता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वर्ड अगर आपको मिल जाता है, हो सकता है सब प्रोसेस हो, और हो सकता है क्या हो, रिस्क एंड कंट्रोल्स हो। तो ये क्या है? रिस्क एंड कंट्रोल्स है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल्स, उसके बाद आईटी कंट्रोल्स। आईटी कंट्रोल्स इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, राइट? इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर आईटी कंट्रोल्स एक पार्ट है, कि आईटी के रेस्पेक्ट में भी क्या होने चाहिए? कंट्रोल्स होने चाहिए। हो गया रिवाइज? चलो, एक बारी मैं करा देती हूँ, ऊपर ऊपर से रिवाइज ये वाला भी। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस की वजह से, ऑपरेशंस की वजह से, ऑपरेशंस की वजह से क्या? ऑपरेशंस में क्यों होगा? शायद लोग ही गद्दार निकले, शायद लोग ही गद्दार निकले। हो सकता है कि हमने लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फॉलो ना किया हो सकता है हमने किसी को शायद क्या कर दिया हो, कोई गलत एडवाइस दे दी हो सकता है हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, हो सकता है कि हमने इंफॉर्मेशन जो है, हमारी कोई इंफॉर्मेशन लीक हो गई हो जिसकी वजह से हमारे को ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ रही हो। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रिस्क का मतलब कोई एरर्स हो गई एंट्री करते वक्त, 20,000 का 2,000 हो गया, 2,000 का 2 लाख हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? कि जो बैंक ने लोन लिया है वो क्या हो जाता है? इरिकवरेबल हो जाता है। मार्केट रिस्क का मतलब होता है जहां बैंक ने पैसा लगाया है वो मार्केट में उछाल या फिर दिक्कत हो जाती है।
स्ट्रेटेजिक रिस्क का मतलब होता है स्ट्रेटजी फेल हो जाती है, और आईटी रिस्क तो आपको पता ही है, ये मैंने करा दिया। रिस्क इन कंट्रोल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ऑब्वियसली बात है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी कि द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग सेव्ड इन द इन द सिस्टम नीड्स टू बी सिक्योर्ड, बट स्टिल व्हाट आर द रिस्क एंड कंट्रोल्स? द रिस्क इज, हो सकता है कि कोई बंदा हमारा आईडी पासवर्ड फटाफट से गैस कर ले, तो इसके लिए हम क्या कंट्रोल लगाएंगे कि भैया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो। हो सकता है कि कोई हमारी इंफॉर्मेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल है उसको क्या कर दे, फैला दे, लूज हो जाए वो इंफॉर्मेशन, तो बेसिकली हम क्या रखेंगे, फिजिकल एक्सेस रिस्ट्रिक्शन रखेंगे। नेक्स्ट, लैक ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्शन, हो सकता है कि हमें टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट ना करे तो उनसे बोलेंगे भैया प्लीज सपोर्ट करो, सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाओ। और हो सकता है कि कोई आके, जैसे कि आमिर खान ने आके इंफॉर्मेशन में चेंजेस किए थे, तो वो चेंजेस हो जाए जिसकी वजह से हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो रिस्की पोजीशन पे आ जाए, तो कंट्रोल क्या लगाया कि पासवर्ड्स लगा लो। देखा जाए तो जो हमारा प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन है, इसी के रेस्पेक्ट में ही चीजें लगी। जैसे कि हमने कहा ये था आपका फिजिकल एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, जो कि हमने पढ़ा यहाँ पर, ये देखो फिजिकल सिक्योरिटी। उसके बाद भी लैक ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्शंस, यानी कि सिक्योरिटी की पॉलिसियां बनाओ, यानी कि पहला वाला पॉइंट क्या होनी चाहिए, ये वाली पॉलिसीज होनी चाहिए। उसके बाद में क्या बोलते हैं, ये हो गया अनऑथराइज मॉडिफिकेशन डिलीशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि वो क्या बोल रहा है, यूजर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके बात हो रही है। यूजर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, तभी क्या हो रहा है, तभी अनऑथराइज मॉडिफिकेशन हो रही है। एंड इट इज easier to get the user name password is a normal point, ठीक है। now you can correlate that. Next is internal controls and the IT controls. The very first and foremost thing is एग्जाम में आपने ये देखना है कि अगर बैंक वर्ड लिखा आ गया या अगर सीबीएस वर्ड लिखा आ गया और साथ में कंट्रोल्स वर्ड है, तो इंटरनल कंट्रोल्स है या आईटी कंट्रोल्स है। 100% से ज्यादा भी चांसेस होते हैं कि बच्चा गलत आंसर लिख के आता है, आते हुए आंसर को गलत लिख के आता है। तो ध्यान रखना इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब कॉमन पॉइंट्स, जैसे बैंक की नौकरियां क्या होती हैं, हमेशा ट्रांसफरेबल होती हैं। एक काम जो बंदा करता है दूसरा बंदा चेक करता है। इसमें कहीं पर भी ये नहीं बोला कि हम सिर्फ आईटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम एज अ होल इंटरनल की बात कर रहे हैं, जबकि आईटी के अंदर हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, आईटी की ही बात करेंगे। तो आईटी है या इंटरनल वर्ड है, तो आपको ये जरूर जरूर देखना है। इन केस द आईटी वर्ड इज एब्सेंट, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला लगेगा। इन केस द आईटी वर्ड इज एब्सेंट, तो बाय डिफॉल्ट इंटरनल कंट्रोल्स लगेगा। So that was the part D. Now the next part is specific risk. मैंने आपको बताया था कि हमारे बैंक्स में जितने प्रोसेस होते हैं उन सबके क्या है, रिस्क एंड कंट्रोल्स हैं। ये वाला भी कराऊं क्या, ये हो जाएगा, ये तो इजी है ना, ठीक है ओके। यहाँ पर क्या है कि बैंक के पास क्या होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, और उसी प्रोसेस के क्या है, रिस्पेक्टिव रिस्क हैं एंड कंट्रोल्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस अगर आपको करना है तो आप सेल्फ कर सकते हो, मैं इसको नहीं कराती हूँ, आई डोंट बिलीव इन इट, मार्क्स तो नहीं मिल पाते बच्चों को। तो बात रही रिस्क एंड कंट्रोल्स की, एग्जाम में रिस्क एंड कंट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और आते भी यही हैं। स्टडी मैट में भी इसके रिस्पेक्ट में ही क्वेश्चन दे के रखा है, प्रोसेस फ्लो को इतनी प्राथमिकता नहीं दी गई है। तो बैंक के रिस्पेक्ट में हमारे 5 प्रोसेस होते हैं, जैसे 5 सॉफ्टवेयर थे ऐसी 5 प्रोसेस हैं। पहला है कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, दूसरा है लोन्स एंड एडवांसेस, क्रेडिट कार्ड, देन ट्रेजरी एंड देन मॉर्गेज। मैंने आपको एग्जाम के लिए कौन सा बोला है, एटलीस्ट ये कर लो और कासा कर लो, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर पे ये आपका हो गया। क्या मुझे रिवाइज कराने की जरूरत है, नहीं, चलिए 4 पॉइंट एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट आपको याद करने हैं। नाउ विद रिस्पेक्ट टू लॉ में अपन लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा था, बेसिल कमेटी। बेसिल कहां से आया था नाम, इट इज अ सिटी इन द स्विट्जरलैंड। बेसिल कमेटी 3 वर्ड क्यों था, क्योंकि 3rd बैठक थी, है ना। चलिए नेक्स्ट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी एप्लीकेबल होता है ऑब्वियसली बिकॉज द बैंक्स आर देयर। एंड देन उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ट्रंकेटेड चेक के बारे में हमने स्पेसिफिकली पढ़ा।
नेक्स्ट इज आरबीआई की रेगुलेशंस, की फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, मैं कहती हूँ ये तो आप अपने हिसाब से भी, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, बचपन की बातें हैं। मेन पॉइंट था विद रेस्पेक्ट टू मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो इसके लिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, पोमला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। कौन से साल का ये एक्ट, 2002। कंपटीशन एक्ट भी 2002, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी 2002। क्या क्या पढ़ना था इसके अंदर, डेफिनेशन पढ़ी थी मनी लॉन्ड्रिंग की, बहुत ही गंदी वाली और बहुत ही बड़े वाली डेफिनेशन, जहां पर की लिस्ट दी गई, कहा कि अगर ये वाले क्राइम्स होते हैं तो हम इसको इस कैटेगरी में रखेंगे। उसमें कितने क्राइम्स हैं, 17। कितने हैं, 17 क्राइम्स हैं। ओके, उसके बाद में एप्लीकेबल सेक्शन, वैसे तो पोमला के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं, ठीक है, बट अपने को कितने पढ़ने हैं, सिर्फ ये 4 पढ़ने हैं, क्योंकि यही 4 बैंक के रिलेशन में है मेजरली। उसके बाद स्टेजेस, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन, और उसके बाद शॉर्ट नोट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ दी, वेरी गुड, टेररिज्म। तुम लोग बातें कर रहे हो ना, क्या हुआ? 2002 ही तो है, कहाँ लिखा है 2000? भाई साहब, तुम तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। भाई 2002 ही है। हो गया वंश, तुझे अब कुछ नहीं मिलेगा, चाय भी नहीं मिलेगी तुझे अब। तो चाय नहीं पीता? एले, आह, क्या? रेड फ्लैग? वे कपड़े भी रेडी पहन के आता ही है, मुझे उसे देख के ट्रैफिक सिग्नल की याद आ रही है। चलो, तो चाय नहीं पीता जीवन में, तो चाय कैसे चलेगा तेरा जीवन? चलो, ओके। सो ये हमने सारे के सारे जितने पार्ट्स थे, 6 के 6 में से 5 रिवाइज कर लिए हैं। पहला वाला पार्ट जो था दैट इज इंट्रोडक्शन, मैंने आपको वो सेल्फ पढ़ने को दिया था, बट फ्यू थिंग्स टू बी डिस्कस्ड हियर इन द क्लास। ये देखो, चाय नहीं पीते ना, ऐसे ही होता। नहीं, वो पीछे वाले का असर है, पीछे वाले का असर है ना, तूने उसका सपोर्ट किया ना, कि तुम दोनों ऐसा एंटी हो गया। नहीं, ये बुक भी इसी की थी। हे भगवान, बैग गिरता है तो ये उठाती है, मतलब अगर बुक गिरे तो लड़की उठाए, तो मतलब ये ही उठाएगी फिर, ये नहीं कि तू उठा ले। तो पैरों की तो पास थी, कन्या के तो पैर शुभ होते हैं। हाँ, लड़कियों की, लड़कियों के जो पैर हैं और कितनी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है पैरों की। लड़कियां जब छोटी होती है उनको कंजक के रूप में पूजा जाता है। उसके बाद शादी के टाइम पे भी एक गौरी पूजन होता है, जब वो मैरिड लाइफ में जाने वाली होती है, जस्ट उससे पहले ही उसको माता का रूप मान के पूजा जाता है, जो जहां पर उसको जैसे बिछवे वगैरह पहनाए जाते हैं, माता को जैसे सजाया जाता है, लाइक दैट। एंड पोस्ट मैरिज भी सबसे पहले आपने पिक्चर्स में देखा होगा, कलश जो होता है वो उसके पैरों से गिरता है। आजकल जो पैर रखती है उसके स्टैंप भी लगाए जाते हैं और प्रिजर्व किए जाते हैं, इतनी ज्यादा प्राथमिकता है, तो पैरों में ही तो गिरा था। क्या? अरे मैं तो, अरे मैं तो मजे ले रही हूँ। हाँ, चलो ओके, इंट्रोडक्शन करें, बोलो हाँ कि ना, एक बारी रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। चलो, वैसे तो बहुत आसान है, बैंकिंग सर्विस का ये ओवरव्यू देके रखा है। बताओ बैंक क्या क्या करता है, बैंक क्या क्या करता है, कोर बैंकिंग फंक्शन, यानी कि बैंक का कोर कोर फंक्शन क्या है भैया, पैसा लेने का और पैसा देने का, प्लस एंड माइनस। उसके अलावा कौन कौन सी सर्विस देता है, डिमांड ड्राफ्ट बना देता है, गारंटी दे देता है, एलओसी वगैरह, ठीक है। फीचर्स क्या है, फीचर्स क्या है बैंकिंग सर्विस के, कि भैया ये क्या करता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ पैसे भी अपने पास रखता है, इवन कैश तक रखता है, प्रोमिसरी नोट वगैरह, बीआर, ये तो पता है ना, इसको तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है। कहता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे डील करता है, ऑपरेटिंग वर्ल्ड वाइड है। तो क्यों हंस रहा है?
माय गॉड। मतलब पहले तो अपना सामान आगे रखो, फिर अच्छा तेरे ही गिरा है, तब भी उसको उठाने के लिए आया है। गुड जॉब वंश, वेरी गुड। चलो, अब क्या गिरा? एक काम करो, पूरी टेबल इसको ही दे दो, वंश को अलग। बाबा रे, ये उनके साथ ही होता है जो चाय नहीं पीते। वी से वंश और वी से वायरस। वंश तो ऐसा तो नहीं लिखता ना बोर्ड पे? चलो ओके। सो ऑपरेटिंग वर्ल्ड वाइड, ऑब्वियसली ऑल द बैंक्स आर ऑपरेटिंग वर्ल्ड वाइड। इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स, बैंक है, पैसा है, तो फ्रॉड की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज की गई है। बट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है बेटा, कि जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स है ये ज्यादा हो गई है बिकॉज मनी इन्वॉल्व है, तो उसको रोकने के लिए बैंक ने क्या किया? उसको रोकने के लिए बैंक ने क्या लगाया? मल्टीपल ऑथेंटिकेशन चेक्स, MAC, मल्टीपल ऑथेंटिकेशन चेक्स। अभी याद करो, मैंने अभी भी ये वर्ड भी यूज किया था। मल्टीपल ऑथेंटिकेशन चेक्स क्या होता है? पहले तो मैं क्या डालूंगी? लॉगिन आईडी डालूंगी, फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालूंगी, समझ रहे हो? फिर उसके बाद मैं ओटीपी डालूंगी। तो ये क्या है? मल्टीपल है, मल्टीपल है। मल्टीपल लेवल पे क्या हो रही है? ऑथेंटिकेशन हो रही है। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, फिर वो ओटीपी डालूंगी, बहुत सारी चीजें डालूंगी, तब जाके मेरी ट्रांजैक्शन हैपन होगी। तो बैंक ने इस फ्रॉड को रोकने के लिए, या फिर उस फ्रॉड को कम करने के लिए, या फिर उस फ्रॉड की प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए क्या किया? मल्टीपल ऑथेंटिकेशन चेक इंपोज किया, लाइक ओटीपी। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ओटीपी, ओटीपी क्या है? सो वहां पर ओटीपी मल्टीपल ऑथेंटिकेशन चेक्स है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रेंडेड बाय द कमर्शियल बैंक। वैसे तो ये बहुत आसान है, थोड़ी सी मेजर बातें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली मुद्दा, सबसे पहला प्रायर, प्रायर यानी कि ये बता रहा है कि बैंक क्या क्या करता है। मैम ये तो समझ में आ गया, बट आपको एग्जाम में क्या ध्यान रखना है? यहां पर वर्ड है बेटा जी कमर्शियल बैंक। क्या वर्ड है? कमर्शियल बैंक। यानी कि एग्जाम के लिए, यानी कि एग्जाम के लिए ये समझो कि ये सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रोडक्ट सर्विस है? कमर्शियल बैंक की। इसका मतलब बैंकर्स बैंक यानी कि आरबीआई क्या इसमें आएगा? नहीं आएगा। बात समझ आई? कमर्शियल बैंक इज ओनली बीइंग टॉट ओवर हियर। आरबीआई को यहां पर कंसिडर नहीं किया है, इसके लिए ही वर्ड क्या इस्तेमाल किया? कमर्शियल बैंक्स। आज तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। नहीं कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि बेइज्जती हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे छोटे भाई बहन ही है, मजाक चल रहा है पूरा। नहीं मैं खिला देती, बट अब मेरे को नहीं पता कि भाई इज इट गुड और नॉट वाइल स्टडिंग, राइट? ब्रेक में तो, साथ में खाने को ही तो खाना कहते हैं। मैंने तो हमेशा बच्चों के साथ ही खाया है ना। चलो ओके। सो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रेंटेड बाय द कमर्शियल बैंक। तो एक चीज समझ में आई कि यहाँ पे आरबीआई नहीं आएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस कोई दिक्कत? रेमिटेंसेस कोई दिक्कत? रेमिटेंसेस का मतलब जैसे एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सारे रेमिटेंसेस है। कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कोई दिक्कत? क्लियरिंग में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ वही कह रही थी, अभी मैं तुमसे पूछने वाली थी तो तुम ही बता दो बेटा। क्लियरिंग, सबसे पहली बात, क्लियरिंग के अंदर ये है ईसीएस डेबिट और ये है ईसीएस क्रेडिट। उल्टा लिखा है मैंने, जानबूझ के लिखती हूँ मैं ऐसे, पूछो क्यों? बच्चा कहेगा हाँ मैडम मैंने करा था, और फिर उसके बाद में बच्चे की मतलब वाट लगा दूंगी। टॉपिक समझा दूं? ओके।
क्लियरिंग का मतलब समझते हो? क्लियरिंग का मतलब समझते हो? पहले ये बताओ। क्लियरिंग का चेक क्लियर वर्ड सुना होगा। चेक क्लियर करने का मतलब क्या होता है? नो, जरूरी तो नहीं, जरूरी तो नहीं। चेक क्लियरिंग का मतलब होता है, चेक क्लियरिंग का मतलब होता है दैट ऑल, हे भगवान, चेक क्लियरिंग का मतलब होता है कि जो चेक पे लिखा है वो हो जाए। आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ना ऐसा पढ़ा होगा कि हम यहाँ पे डबल लगा देते हैं, वो अब वो क्या बन जाता है? अकाउंट पे ही बन जाता है। कभी कभी यहाँ पर क्या लिखा होता है, ये नहीं होता है, फिर यहाँ पर क्या लिखा होता है? सेल्फ लिखा होता है ना? डिफरेंट वेरिएशंस पढ़ी होंगी आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर। तो जो उसमें लिखा है वो हो जाए, उसको क्या कहते हैं? क्लियरिंग। ठीक है। अब पहली बात तो ये समझ में आ गई कि चेक क्लियरिंग का मतलब क्या होता है, कि हमने क्या करना है, ये जो जो भी चेक के अंदर लिखा है वो चीजें क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब उसने क्या बोला कि अगर अगर चेक के अंदर क्या लिखा है कि किसी के अकाउंट में जाएगा, किसके अकाउंट में जाएगा, तो फिर हम यहाँ पर रूल लेके आते हैं ईसीएस डेबिट एंड ईसीएस क्रेडिट। ठीक है। ईसीएस स्टैंड्स फॉर, ऊपर लिखा है क्या मैंने? हेलो, मैं वही कहूँ, इतने स्मार्ट तो तुम नहीं हो जितने आवाज आ रही है जितनी। ओके, सो द वर्ड इज रिटन ओवर हियर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। अगर मैं आपसे ये बोलूं द वर्ड इज इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि जो ये क्लियरिंग हो रही है कैसे हो रही है? इलेक्ट्रॉनिक यानी कि समझते हो? चलो चलो ओके, आपको मैंने अभी लिटिल इंटरप्रिटेशन समझा दिया। आगे चलते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। इसने बोला दो तरीके होते हैं, यानी कि अकाउंट में पैसा आना और अकाउंट से पैसा जाना। आपको चीजें समझ में आती हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं जैसे बोलती हूँ कि मैंने ये आप हो, ये स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आप लार्ज कस्टमर्स, ठीक है। आपने क्या किया? आईसीएआई को एग्जामिनेशन फीस दी। आपने क्या किया? आईसीआई को एग्जामिनेशन फीस दी। दोगे ना? दोगे कि नहीं दोगे? तो बताओ, आपके अकाउंट से क्या हुआ? डेबिट। तो क्या बन गया? ईसीएस डेबिट। अभी बहुत सिंपल सिंपल समझा रही हूँ, आगे चले। बताओ, ये वाला ट्राई करके देखो। अब आईसीआई ने कहा नहीं, हम तो ना आपको स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है। कितना खुश हो गया ये स्कॉलरशिप के नाम, ये नहीं कहा कि वंश को देंगे। चलो, सो ये क्या है? आईसीएआई। अब हमें क्या हो रहा है? हम क्या बन गए? रिसीवर। तो क्या बन गया? ईसीएस क्रेडिट। क्या इतनी बात समझ आई? मैं ये कहती हूँ कि अगर एग्जाम में एमसीक्यू आता है तो कम से कम आप अपने जो फंडामेंटल्स हैं डेबिट के और क्रेडिट के, उसको लगा के भी ये एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। अब फिर भी थोड़ी सी आगे की कहानी बता देती हूँ। सो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से मेरी बात सुनना। जो ये डायग्राम मैंने बनाया है, इसको बनाने के पीछे क्या मुद्दा है? इसको बनाने के पीछे ये मुद्दा है कि आपको ये चीज समझ में आए कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ डेबिटर्स थे, गिवर्स थे, और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ, आज तो भैया कतई, यहां पर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू वाले फॉर्म में पता है वो क्या बोलेगा? ऐसे घुमा के बोलेगा, कहेगा कि आपने क्या किया, आपने अपना पैसा एग्जाम्पल आईसीआई को दिया या किसी कॉलेज की फीस भरी, और सिर्फ आप ही ने नहीं भरी, बहुत सारे बच्चों ने भरी, और पैसा किसके अकाउंट में गया? फलाना इंस्टीट्यूशन या फलाना कॉलेज के अकाउंट में गया। तो बताओ ये कौन सी फंक्शनैलिटी है बैंक की? समझ गए? तो ये इसको इस्तेमाल करेगा, जो मैंने कार्टून से बनाया ना, इसको इस्तेमाल करके बस आपको एमसीक्यू फ्रेम करके दे देगा। बात समझ आ गई? क्लियर? डन 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 डन। अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ, जो आपके अकाउंट्स के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी जाओगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या देखना है? आप कहां स्टैंड कर रहे हो और उस अकॉर्डिंग क्लियर कर देना, खत्म। चलो आगे चले। ये भी सिंपल है, एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। ओके, नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नेक्स्ट इज अदर बैंकिंग सर्विसेज, ये मैं करा देती हूँ। ठीक है, इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है। अदर बैंकिंग सर्विसेज, देखो वो क्रेडिट कार्ड देता है, डेबिट कार्ड देता है, एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट करता है, सब कुछ करता है, बट उसके अलावा बैक ऑफिस का काम भी करता है, क्योंकि बैक ऑफिस में ट्रेजरी आता है, राइट?
तो बैक ऑफिस के ऑपरेशंस करता है। नेक्स्ट इज रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग क्या होता है? दो तरीके की बैंकिंग होती है। एक होती है कॉरपोरेट बैंकिंग, एक होती है रिटेल बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग का मतलब होता है व्हेन यू आर बीइंग गिवन द एक्सेस एज द कंपनी। जैसे कंपनी के नाम पे जब अकाउंट खुलता है, मान लो एबीसी एंड कंपनी, तो ये किस में आएगा? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या इसका बैंक अकाउंट खुल सकता है? तो जब मैंने कहा अब मुझे इस बैंक अकाउंट पे नेट बैंकिंग चाहिए, तो मेरे को कौन से लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलेंगे? कॉर्पोरेट बैंकिंग के। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब बात करते हैं रिटेलर्स की। मान लो कोई कंपनी नहीं है, मान लो कोई छोटी मोटी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उनको क्या मिल जाएगी? रिटेल बैंकिंग। इज दैट क्लियर? तो जब उनको क्रेडेंशियल्स में, मान लो मुझे चाहिए, छोटे मोटा काम करती हूँ बस, मैं ज्यादा काम तो नहीं करती, मेरे नाम से कोई कंपनी तो नहीं है, तो मुझे कौन से क्रेडेंशियल्स मिलेंगे? रिटेल बैंकिंग के। ठीक है, तो ये रिटेल बैंकिंग भी करती है। ओके, नेक्स्ट इज, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को सर्विस। लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को क्या सर्विस देती है? जो इसका मन करता है वो सर्विस देती है। घर बैठे जो भी सर्विस आप चाहते हो वो ले सकते हो। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि ट्रेजरी मैनेजमेंट वगैरह करती है। लास्ट इज स्पेशलाइज सर्विसेज, आजकल इंश्योरेंस भी करती है, ब्रोकिंग का काम भी कर लेती है, बैंक वगैरह। ठीक है, नहीं पता क्या? इसको नहीं पता है, ये नया आया क्या? पता, चाय पिया कर पता चल जाएगा। आजकल तो मतलब आप देखोगे कि बैंक्स के जो एम्प्लॉयज है ना, वो खुद ही इंश्योरेंस और ब्रोकिंग में लगे पड़े हैं। जैसे एग्जांपल बता देती हूँ तुमको, अब एचडीएफसी है, एचडीएफसी के क्या बोलते हैं, शेयर्स पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो एक इंस्टीट्यूशन है कैम्स करके। ठीक है, यहाँ पर जाओ, ये कैम्स बेसिकली एक तरीके से मीडिएटर होता है, ब्रोकर का काम करता है। तो क्या करता है, कैम्प्स में जाओ, जहां आपको जिसके फंड्स खरीदने हैं, आपको जिसमें पैसे लगाने हैं, आपको वो उसमें पैसा लगा दो। आपने कहा कि मुझे एचडीएफसी चाहिए, आईसीआईसीआई के चाहिए, जिसके चाहिए उसमें कर लगा दो। बट अगर मान लो मैं इसको हटा दूं, कैपिटल एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, इसको मैं हटा दूं, तो बैंक भी आजकल क्या कर रहा है, सेम चीजें कर रहा है। आप गए, आपने कहा कि मेरा पैसा यहाँ पे लगा दो, इसमें लगा दो, तो वो लगा देते हैं। ओके, चलिए, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट पार्ट में से बेसिकली आपको एमसीक्यूज ही आ सकते हैं। कभी एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि आपको वो बोले कि 5 से 6 बता दो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो बैंक करता हो, ऐसा कभी भी नहीं आएगा। मतलब यू कैन एक्सपेक्ट द एमसीक्यूज फ्रॉम दिस पार्ट। ओके, तो पार्ट ए के ऊपर ना अपने फ्लो चार्ट पे ना लिख ही लो कि भाई इसमें से ना एमसीक्यू आएगा। सब्जेक्टिव के लिए आपको इसमें प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आई बिलीव कि आपको क्लियर हो गया बेटा। चलो, रिवाइज हो गया चैप्टर अच्छे से? बता देती हूँ। मुझे तो कारगिल लगती है एलओसी कारगिल। सच में कितने थॉट्स मिलते हैं हमारे, चाय पीते हैं ना अपन दोनों इसलिए। हाँ, वो कह रहा है अब हर चीज ना चाय से रिलेट होगी बेटा। देखो, बारिश, चाय और पकौड़े। ठीक है, okay guys, open up all the questions for chapter number 5. Okay, so
आगे बढ़ने से पहले एक डाउट आया है, पहले वो डाउट क्लियर कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? तूने चाय पीती है? देखा? बेटा क्या बोलते हैं लोग जब बाहर निकलते हैं ना एग्जाम एग्जाम देने के लिए या कोई अच्छा काम करने के लिए, है ना, तो लोग वो दही और चीनी के लाते हैं ना, हम तो भैया चाय पिलाते हैं। 2 घूंट चाय पी के जा, तेरा टनाटन सब कुछ सही रहने वाला है। लिटरली इन माई हार्ड टाइम्स, लिटर जो कि आजकल अभी भी चल रहे हैं, आई हार्डली स्लीप फॉर 3 आवर्स और 4 आवर्स अ डे, बस इतना ही। तो तेरे को भी मैंने रिप्लाई किया, कितना कितना बज रहा था, 1:30-2 बज रहा था, और उसके बाद मॉर्निंग 5:30 अप्रोक्स उठना ही पड़ता है। इतना टाइट शेड्यूल चल रहा है, तो इंसान जिंदा रहने के लिए क्या ही करेगा ना। तो चाय, कॉफी, चाय क्या योगा, हाँ, चाय पियो, क्योंकि चाय ऐसी चीज है जो आपके काम के साथ चल सकती है। बाकी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपके काम के साथ चल सकती हो। और बाकी बता, तो मैं पता है मैंने ना उसमें बास्केटबॉल में एडमिशन कराया था अभी, बास्केटबॉल खेलने के लिए। मैंने कहा मेरी एक नोन है, तो वो है 11th क्लास में आई गेस, तो उसने कैंपिंग ज्वाइन करा बास्केटबॉल का। तो मैंने कहा मैं तो, मेरे को तो अच्छे से आता है खेलना, मेरा भी ब्रश अप हो जाएगा। चलो ठीक है। तो फिर और मैंने कहा थोड़ा सा हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, ड्रिपलिंग विपलिंग करके एकदम बास्केट बास्केट करेंगे तो सही हो जाएगा। जब से ज्वाइन करा तब से शेड्यूल इतना हैक्टिक हो गया, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, वो जाने का सोचती है पर वो जा नहीं पाती क्योंकि बारिश हो रही है। तो कोट गीला रहता है, बात ही खत्म। सो वैसे तो तुम्हें पता ही होगा दैट 30th जुलाई इज आवर डेडलाइन, है ना, जो आपने दी है मुझे, नॉट द 31st ऑफ जुलाई, राइट? ओके, मैं तो पूछ रही हूँ। समझ नहीं आया। तो 31st तो क्लास ही नहीं होगी ना। हाँ ठीक है, अभी सब, तो चाय पी पहले, यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ उसको। हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ कि अपनी क्लास 31st को नहीं होगी ना, तो 30th वुड बी द लास्ट डे ना, यही तो मैं कह रही हूँ। तो 31st तो नहीं है ना लास्ट, 30th ही तो हुआ लास्ट फिर, डेडलाइन। हाँ। अरे कोई बात नहीं, होता है, आज सब ऐसे ही है। तुम्हें 11-11 रुपए दूंगी, अभी रुक जाओ, पहले खाना खाओ। अभी मैं चने और हलवा वगैरह मंगवाती हूँ, रुको। चलो। हाँ, इसको चाहिए। अच्छा, हम तो अपने कंचकों को ना, दे गेट वेरी अट्रैक्टेड, हम अपने कंचकों को ना आलू टमाटर की सब्जी भी देते हैं, रायता भी देते हैं। तो यू नो इट इज वेरी फैसिनेटिंग। तो मैं और उसके बाद चिज्जी देते हैं, चिज्जी, है ना, तो आइसक्रीम और चॉकलेट और समथिंग समथिंग लाइक, है ना। तो ऐसे में तुम्हें बोल रही हूँ, ध्यान शांति से पढ़ लो, चिज्जी दूंगी फिर बाद में, ठीक है? ओके, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एक एक बच्चा एक एक जवाब देगा। सबसे पहले शुरू करते हैं सिद्धि से। ओके सिद्धि, सबसे पहला सवाल। हाँ जी, डिस्टिंग्विश बिटवीन एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। हाँ जी। क्या? हाँ, अच्छा। पहले बताओ पार्ट कौन सा है? टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ सर्वर। सो टेक्नोलॉजी कंपोनेंट, टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट्स में, टेक्निकल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या था? टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स, फिर क्या था? टाइप्स ऑफ सर्वर, और उसके बाद ये कहां से आया है? टाइप्स ऑफ सर्वर से आया है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कौन सा पार्ट था? पार्ट सी पूरा था। तुम ही लिख लो भैया। ओके, सो एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, समझ गया ना क्वेश्चन कहां से है? फटाक जाओ पढ़ के आओ, चलो पढ़ो फटाफट जाके वहां पे। और मुझे ये भी बताना कि वो कौन सा इंसान होता है जो चौकीदार का काम करता है। क्या बात है, उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? डीबीए। क्या बोलते हैं? डीबीए। शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म पूछी जा सकती है ना। हम्म।
रीड कर लिया? रीड कर लिया? डन डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृष्टि। पार्ट बताओ, कौन सा पार्ट है? पहला क्वेश्चन क्या था पार्ट बी का? इंट्रोडक्शन। वो तो लिखना ही पड़ेगा, तो ऐसे आंसर को फ्रेम करते हैं। पहले क्या आएगा? इंट्रो प्लस, उसके बाद क्या किया हमने? प्रोमिनेंटली अवेलेबल बैंकिंग सॉफ्टवेयर, वो नहीं आएगा। उसके बाद क्या किया हमने? की मॉड्यूल्स, वो भी नहीं आएगा यहाँ पर। फिर क्या किया हमने? की एस्पेक्ट्स इनबिल्ट टू द आर्किटेक्चर, वो भी नहीं आएगा। फिर क्या किया? फीचर्स। इसका मतलब फिर क्या करेंगे हम? फीचर्स देंगे। डन। तो आपकी आंसर की फ्रेमिंग ऐसे होनी चाहिए, इसीलिए तो पार्ट्स करवाए हैं मैंने। चले आगे। नेक्स्ट, यस यू, आपका नाम क्या बेटा? शिखा। सारे एस से ही हैं। ये चलो, सब जो एस जो चाय पीते हैं वो एस से ही होते हैं। चलो, थर्ड क्वेश्चन बेटा। टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स याद नहीं है? पार्ट, पहला क्वेश्चन क्या पार्ट सी का? टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स। पहला इन्वायरमेंट कौन सा था? दूसरा इन्वायरमेंट, और थर्ड साइबर सिक्योरिटी। और साइबर सिक्योरिटी के चार बच्चे, पूरा का पूरा आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वंश। वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद द सीबीएस, पार्ट डी। ओके, आंसर कौन सा रिस्क? पहला कौन सा बताया? मनी। अपना सपना मनी मनी, ऐसा करके कोई रिस्क नहीं है। पहला ऑपरेशनल, उसके बाद मार्केट, बेस्ट, स्ट्रेटेजिक रिस्क। वेरी गुड। सारे क्वेश्चन करे हुए आ रहे हैं तुम्हारे, देख लो, बस तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, ये देखो। हाँ तो तभी तो करवा रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं, तभी तो करवा रही हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी यही है, भूलनी नहीं चाहिए ना। चलो, और पिछली क्लास में तो क्या ही हुआ था ना, फिर रिजल्ट आ गया था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 76। एंड यस, एक चीज और, ऑन माय रिजल्ट्स none of my student has got below 40, not even a single mark sheet, not even a single mark sheet। मतलब अगर स्टूडेंट ने मुझसे पढ़ा है, चाहे F2F हो, चाहे पेन ड्राइव हो, मतलब चलो एक क्लास है, बच्चा पढ़ रहा है, पेन ड्राइव वाले स्टूडेंट्स में से भी जितनों की मार्कशीट ली है, जितनों की मार्कशीट आई है, हमने जितना एनालिसिस किया है, एक मार्कशीट ऐसी नहीं जिसमें 40 से कम नंबर EISSM में आए हो और इसकी वजह से उनका सब्जेक्ट अटक गया हो। So for me, again, this is a proud moment. I can say 100% result. हाँ जी, चले आगे। हमारा नहीं, इसके बाद 2 बैचेस और इंक्लाइंड है। हाँ, इसके बाद 2 बैचेस और है मेरे, ये सिस्टम के। कैसे? अटेम्प्ट है तो नवंबर में। भाई सब जगह बोल रखा है, पढ़ाऊंगी नहीं क्या? हाँ तो एसएम तो देखो, एसएम में तो 5 to 8% के चेंजेस हैं, ओनली 5 to 8% के चेंजेस हैं। तो एसएम इज गोइंग टू रिटेन एंड EIS इज गोइंग टू वैनिश। हाँ, हाँ तो EIS का, बट मैं तो बैचेस फुल ही लेती हूँ ना, तो मैं तो उसी की बात करूंगी कि हाँ। चीजें क्या बोलते हैं, आप लोगों के लिए तो अब सेम ही रहने वाली है, जो आगे की जनरेशन होगी उनके लिए इंटरमीडिएट आसान हो जाएगा, बट द रिजल्ट्स वुड बी द प्रॉब्लमेटिक थिंग। रिजल्ट फाइनल का अच्छा हो जाएगा, इंटर का रिजल्ट बहुत डिफिकल्ट होगा, दिखेगा। मई वालों का रिजल्ट देखना।
सच बता रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ, इसे टाइम में निकाल लेना, मई वाले को रिजल्ट देख लेना। हो सकता है कि कुछ बच्चे लकी हो जाए, बट मेजॉरिटी बेसिस पे देखना। सब्जेक्ट कम करें। देखो क्या होता है कि हाँ, वो तो ये सब तो अब सोशल मीडिया पे ट्रोल हो चुका है, जिसके दिमाग में नहीं भी आया था ना, तो उसके दिमाग में भी आ चुका है, और आईसीआई भी सुन चुका है बहुत कुछ। यू आर गोइंग टू फेस, नाउ आई एम गोइंग टू अमेंड माय वर्ड्स। आई वाज सेइंग कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, तो पेपर आसान आएगा, रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा। बट नाउ सिंस सोशल मीडिया पे काफी वीडियोस बन चुकी हैं, एंड दे आर गिविंग दिस हैक कि ग्रुप वन निकल गया तो सिर्फ आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है, लाइक दैट। अगर न्यू स्कीम के अंदर लाइक दैट, लाइक बहुत सारे बने हुए हैं वायरल वीडियो, तो वो वायरल वीडियो ऐसे तक भी तो जा रहा है। और पता है जिस टाइम पे वीडियो बनाया ना, इतना सही टाइम है ये, इस टाइम पे आपका पेपर सेट हो रहा है। गजब टाइम पे वीडियो बनाई है एकदम ही। पेपर का लेवल देखना, एमसीक्यूज का लेवल देखना आप इस बार, एंड स्पेशली ऑडिट का पेपर लेवल। नहीं, सच्ची बता रही हूँ, लेवल देखना आप इस बार ही, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। पता है क्या है, मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे मान लो मुझे कोई, आप लोगों को स्ट्रेटेजी बतानी है, मेरे पास है बहुत सारी स्ट्रेटेजियां हैं, अलग अलग फील्ड्स में है, पर मैं वो स्ट्रेटेजी जाके पब्लिकली थोड़ी बताऊंगी। मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो ये चाहती हूँ कि मान लो एग्जाम्पल 2 लाख बच्चे बैठ रहे हैं भाई एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो जो 2 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें से मान लो एग्जाम्पल, मान लो 200 बच्चा मेरा है, ठीक है, जिन 200 बच्चे ने मुझे फीस दी, मैं उन 200 बच्चों को भला करूंगी ना, क्योंकि ये तो कंपटीशन में है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर मेरे पास कोई प्लस पॉइंट है, तो मैं तो मेरे बच्चों को बताऊंगी ना, ताकि उनका रिजल्ट कंपैरेटिवली बेटर है। सिंपल सी, मेरा तो फंडा यही है। पर अगर मैंने वो स्ट्रेटेजियां जाके यूट्यूब पर डाल दी, तो 2 लाख में से मैं कहती हूँ 50,000 बच्चे ने, 10,000 बच्चे ने भी देखी, तो फालतू फंड में मैंने कंपटीशन बढ़ा दिया ना, अपने बच्चों का ही लॉस करा है ना। तो मैं अपने बच्चों को लॉस कैसे कर सकती हूँ? इसलिए ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजियां मैं कभी पब्लिक बताती नहीं, मैं कभी नहीं बताती, सिर्फ कोपचे में बताती हूँ, और वही स्ट्रेटेजी काम आ जाती है, और उसी का फल मुझे मिला है। एक बच्चे का भी बिलो 40 नहीं है, किसी की तो तबीयत भी खराब हुई होगी, किसी का तो ब्रेकअप भी हुआ होगा, और किसी का तो ऑडिट का पेपर बिगड़ा होगा, फिर आईटीएसएम में मोडाल डाउन हो गया होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा किसी न किसी के साथ, तभी भी बच्चा पेपर लिख के आया है, 40 नंबर लेके आया है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? और पेन ड्राइव क्लासेस, जहां पर टीचर्स पेन ड्राइव खरीदने के बाद बच्चों से बात तक नहीं करते, वो सिर्फ अपने फेस टू फेस से रहते हैं, वहां पर पेन ड्राइव वाला बच्चा भी 40 कैसे ले आया? हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज वी एट आवर एंड मेक श्योर कि बच्चा कितना परसेंट अप्रोक्सीमेटली पेन ड्राइव की क्लासेस देखकर जा रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। रिजल्ट आने से पहले, क्या एग्जाम लिखने से पहले ही बता दिया जाता है कि तू इतने पानी में है। दिवाली जैसे पे अटेम्प्ट होता है, तो जब तुम्हारा ये नवरात्र चल रहे होंगे ना, तभी सबको मेरे यहाँ से कॉलिंग चालू हो जाती है। मैम को आपके प्रति डर लग रहा है, अगर आपको भी डर लग रहा है, तो आप और मैम आ जाइए, हम जूम पे आ जाते हैं और आपके ऊपर स्पेशल गाइडेंस लेके चलेंगे। अगर आप भी चाहते हो क्लियर करना, तो ओके करते हैं। तो अक्टूबर के मंथ में ना गाइडेंस पे गाइडेंस चलती है, चाहे कोई भी बच्चा हो, एंड इवन जो बच्चा मुझसे नहीं भी पढ़ा होता ना, उसको भी मैं बोलती हूँ कि फीस दो, मेरे से गाइडेंस लो और पढ़ लो, सिंपल। अभी एक स्टूडेंट है, उसने अन अकेडमी से क्लासेस ली थी, एंड देन उसके बाद अन अकेडमी पे टीचर्स तो भाई ऑनलाइन आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, वहां पर उसको नहीं मिली गाइडेंस। फिर उसने मुझसे गाइडेंस ली थी, 1 और आई थिंक आई गेस 1 और 1.5 मंथ्स पहले गाइडेंस ली। मैंने हर चीज उसको समझाई, जो चीज को प्रॉब्लमेटिक थी, जो उसका प्रॉब्लम था, इवन टाइम टेबल तक बनवा दिया मैंने उसका कि ऐसे ऐसे कर ले। नाउ ही इज क्लियर, ही हैज गॉट 72 मार्क्स इन ईएस एंड एसएम, ठीक है। एंड देन व्हाट्स नेक्स्ट? उसका पैम्पलेट कहाँ लगा है? अन अकेडमी पर 72 नंबर उसका। बाकी सब्जेक्ट में, अकाउंट्स में कुछ 49 है, ऑडिट में कुछ उसका 43 या पता नहीं कुछ ऐसा ही है, 42 है, एंड एफएमई को
और ईएसएनएसएम में उसके अच्छे नंबर है, मेरे सब्जेक्ट में 72 हो गए, एफएमई का मुझे याद नहीं आ रहा, पर अच्छे नंबर है उसके एफएमई को में, आई गेस एग्जाम्पशन है। तो जिसमें तेरे हाईएस्ट नंबर है, जिसकी बदौलत है, वहां पैम्पलेट नहीं है तेरा, कहाँ पैम्पलेट है? अनअकैडमी पर। एंड व्हेन आई हैड अ वर्डिक्ट विद हिम, सो ही सेड कि मैम मैंने क्लासेस तो वहीं से ली थी ना, तो मन करता है कि यहाँ से जूता पार्सल कर दूं मैं उसको। ठीक है, हाँ नहीं सच में। एंड उसके बाद उसका इंटरव्यू वगैरह भी शेड्यूल हुआ, फिर उसने अपने स्टेटस पे लगाया कि मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं अनअकैडमी वाले। मैंने सीधा बोला कितने में बिका है तू बता दे। सो बट स्टिल एक ये तो एक गुस्सा है फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे तो यही है कि भाई बच्चे का वैसी 40s में मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं, उसको 72 नंबर दिला दिए। ठीक है, ये कोई आसान बात है? लुक एट माई क्रेडिबिलिटी, मैं अपने आप में खुश हूँ, वो तू दे कि नहीं दे मैं तो खुश हूँ। तो दैट्स व्हाट आई एम लाइक इनटू। सो यू नो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि एट लास्ट ना आपको कभी कभी बहुत टेंशन हो जाती है, क्या पता आपने सब कुछ करा हो तब भी गाइडेंस की जरूरत पड़े कि नहीं मैम ये समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, मैम सबके नोट्स याद कर ले, ये एमसीक्यू का कैसे कर ले, मैम मैंने तो एमटीपी सॉल्व किया था और मुझसे तो 50% एमटीपी सॉल्व ही नहीं हुआ और मोरल डाउन हो गया और काम खत्म, मैं कैसे करूं? या फिर मैम मेरे कॉलीग्स ने तो मुझे बताया ऐसा भी है ऐसा भी है, मैम ऐसा है। सो बहुत सारी चीजें कंडीशंस आ जाती हैं। तो अक्टूबर का महीना तो पूरा ऐसे चला जाता है, और दिवाली इस बार भी बस ऐसे ही जाने वाली है, क्योंकि दिवाली के नेक्स्ट डे आप लोग ऑडिट का पेपर है और फिर उसके बाद ये एसएनएसएम का पेपर है। इस बार फिर से दिवाली जूम पे कटेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, की प्रोविजंस ऑफ कौन सा एक्ट? आईटी एक्ट। किसके रिगार्डिंग? ऑफेंसेस इंपैक्टिंग बैंक्स, यानी ऐसे ऑफेंसेस जो किसको इंपैक्ट कर रहे हैं? बैंक्स को। की प्रोविजंस ऑफ द आईटी एक्ट, आंसर पहली बात तो ये लॉ से ही होगा, पार्ट नंबर एफ। चलो अब बताओ आगे। आंसर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ढूंढ लो। मिला? बहुत बढ़िया, फर्स्ट शॉट में सही आंसर बोला भाई साहब। आईटी एक्ट है कहाँ यहाँ पे जो तुम आंसर ढूंढने चले हो इसमें से? ओके, सो नाउ इट्स हाई टाइम दैट आई डिस्क्लोज यू वन थिंग। चैप्टर नंबर 1 अपन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर लास्ट पार्ट भी लॉ है, और जो उसका लॉ है वो कौन सा है? जहां पर उसमें जो आईटी एक्ट वाला पोर्शन है ना, वो सेम पोर्शन ये पूछ रहा है। आप लोगों के पास तो नोट्स खुले हुए हैं ना? ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर जाओ, वहां पर खोलो आईटी एक्ट। मिल गया? सेक्शन नंबर 43 से शुरू हो रखा होगा, टेबल सी बनी होगी एक। मिल गया? पेज नंबर बता देना। मिल गया? ऊपर क्या लिखा है हेडिंग में? बात समझ आई? ओके, सो ये क्वेश्चन अब वहां के गिवन है मैडम, ध्यान से सुनना। इस चैप्टर में और उस चैप्टर में लिंकिंग है। चैप्टर नंबर 1 में सेम क्वेश्चन को डिटेल्ड फॉर्म में समझाया गया, और चैप्टर नंबर 5 में इसी की समरी बना के डाल दी। आई रिपीट, चैप्टर नंबर 1 में जो सेक्शंस है ना, जो प्रोविजंस है ना, उनको डिटेल समझाया गया, बिकॉज़ चैप्टर नंबर 1 था, राइट। एंड उन्हीं चीजों को रिपीटेटिव फॉर्म में चैप्टर नंबर 5 में डाला गया, समरी फॉर्मेट के अंदर। तो अगर आपने डिटेल पढ़ ही लिया, फिर समरी पढ़ने की क्या ही जरूरत है? तो ये क्वेश्चन कहां से आता है? चैप्टर नंबर 1 से आता है। अब लिंकिंग कर पा रहे हो? क्लियर हो गया? की प्रोविजंस ऑफ द आईटी एक्ट। देखो कीवर्ड पकड़ा ना, वंश ने कितना अच्छा कीवर्ड पकड़ा कि मैम आईटी एक्ट तो पढ़ा ही नहीं अपन ने। अब मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे की हिस्ट्री सब, क्योंकि अभी भी हम एक वर्ड पे अटके हुए हैं, एंड दैट वर्ड इज, ये पूरा क्वेश्चन यहां तक तो सक्सेसफुल हो गया, बट ये वाला जो पॉइंट है ना, अभी भी इम्पैक्टिंग बैंक्स, ये अभी रहता है। तो ये क्वेश्चन कब का है आपको बताती हूँ। ये क्वेश्चन तब का है जब अमेंडमेंट नहीं आई थी।
तो इसीलिए उसने आगे वर्ड लिख दिया इम्पैक्टिंग बैंक्स। अमेंडमेंट में क्या था वो बताती हूँ। सबसे पहले अमेंडमेंट से पहले जो आपके ये की प्रोविजंस ऑफ द आईटी एक्ट है ना, ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर ही थे। चैप्टर नंबर 1 में कोई नामो निशान नहीं था, ठीक है, समझने की कोशिश करना। चैप्टर नंबर 5 में ही था। तो अगर चैप्टर नंबर 1 में कोई नाम ही नहीं है तो फिर तो ये वाला पॉइंट जायज है, क्योंकि जब तक वो बैंक वर्ड नहीं देगा तो अपन सीबीएस से या बैंक से कैसे रेट करेंगे। मैंने तो आपको कितनी बारी कहा है, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन अगर आता है तो बैंक या सीबीएस वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए ये वर्ड आ गया इम्पैक्टिंग बैंक्स। अब क्या हुआ, अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट में उन्होंने क्या सोचा वो बताती हूँ। उन्होंने कहा एक बात तो बताओ, जो ये की प्रोविजन है आईटी एक्ट के, ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग पे थोड़ी एप्लीकेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग पे थोड़ी एप्लीकेबल है, ये तो कोई भी टाइप के बिजनेस पे एप्लीकेबल है। और हम चैप्टर नंबर 1 में क्या कहते हैं, कोई भी टाइप का बिजनेस। इसीलिए क्या किया गया, 5 से निकालकर 1 में डाल दिया गया। अभी लॉजिक समझ रहे हो। और जब 1 में डाला तो सारा का सारा कंटेंट वहां पर ले गए। यानी कि जब हम चैप्टर नंबर 1 में आईटी एक्ट के प्रोविजंस पढ़ेंगे तो वो खाली बैंक पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो सारी एंटिटीज पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब चाहे वो ईआरपी वाला चैप्टर हो, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे कोई सा भी हो, इसके अलावा भी कोई भी चैप्टर हो, बिकॉज हम क्या कहते हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर सारे के सारे बिजनेस इंक्लूड हो जाते हैं। और फिर उनको क्या लगा कि भाई चैप्टर नंबर 5 के अंदर क्या करें, कुछ तो दिक्कत हो जाएगी, स्टडी मैट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर रेक्टिफाई करने पड़ेंगे। बस उसी से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, एक समरी रिलीज कर दी ऑफ ऑल दी सेक्शंस। 2.5 पेज के अंदर वो सारे सेक्शंस की क्या दे दी, समरी दे दी। लिखना आपने भैया, इवन आपको बैंक वर्ड तक इस्तेमाल नहीं करना, कहीं पर बैंक वर्ड इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि आईटी एक्ट लिखा हुआ है ना। क्या पढ़ेंगे, आईटी एक्ट। आईटी एक्ट में कहीं बैंक वर्ड है ही नहीं, तो आपके आंसर में भी कभी नहीं आएगा। यानी कि आप चैप्टर नंबर 1 से आंसर देखो, चैप्टर नंबर 5 के एंगल से आंसर देखो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी समझ में आ गया। चलो, तो एक बात वंश की याद रखेंगे कि आईटी की कोई भी बात हमने अपने नोट्स में बैंकिंग वाले चैप्टर में नहीं पढ़ी है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आंसर्स करने से क्लैरिटी मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरडी, ये तो मैथ्स में बुक लगती थी ना, आरडी शर्मा, जो कभी खत्म ही नहीं होती थी, खरीदते थे ऐसे रद्दी में बेचने के लिए बस। अभी भी पड़ी है? अच्छा, मेरे को लगा अभी भी पड़ी है। चल पढ़। तो इतना तो पढ़ पहले। पहले तो ये बताओ, इन लाइन विद सजेशंस विद द इन द लाइन विद द सजेशन ऑफ आरबीआई, ठीक है, वेरी गुड। एबीसी इज प्लानिंग टू ऑब्टेन आईएसओ। आईएसओ क्या होता है? आज मैं इसके साथ, आज मेरी बॉन्डिंग नहीं हो रही इसके साथ। हाँ, आईएसओ सर्टिफिकेशन, ये क्या होता है बताते हो। कोई सर्टिफिकेशन होता होगा। अच्छा, सर्टिफिकेशन किस बात को दर्शाता है? अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, राइट। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कथक में सर्टिफिकेट है तो क्या, कि मैंने कथक किया है ना। ये नहीं होता था ना, ये नहीं है, भूल गए तो हम बचपन की बात थी, हो गया खत्म वो तो। चलो, तो सर्टिफिकेशन किसके लिए प्राप्त किया, आगे पढ़ो। हाँ, साफ करूं ले। इसकी आवाज मेरे तक तो आ ही नहीं रही है, बी लाउडर। ओके, तो किसके रेस्पेक्ट में सर्टिफिकेट आपको ऑब्टेन किया? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि मैंने अच्छी तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर लिया है। तो मुझे एक वर्ड नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। वर्ड कौन सा है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। एक वर्ड तो जाना पहचाना लगा। अभी तक पहला वर्ड कौन सा था? आरबीआई।
जो जान पहचान लग रहा था। और दूसरा वर्ड कौन सा लगा मेन क्वेश्चन का, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। क्या अपने पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके कोई क्वेश्चन है? हाँ भाई हाँ। तो यही दिमाग आपका चल जाना चाहिए कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए कितने क्वेश्चंस अपने पास? दो, तीन, दो, दो ही तो हैं। पहला कौन सा है? सब प्रोसेस। और दूसरा कौन सा है? रिस्क एंड कंट्रोल्स। वो सब प्रोसेस याद है? फिजिकल सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी, और रिस्क एंड कंट्रोल, वो जो चार थे। यूजर आईडी अच्छा होना चाहिए, ये वो। तो इसका मतलब क्वेश्चन इसके अराउंड ही होने वाला है। आगे पढ़ लेते हैं। बता भाई, अब तू ही बता दे। अरे वो तो ठीक है, कौन सा आएगा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना। आप कौन हो? ऑडिटर हो। और आपको क्या बनाना है? एक लिस्ट बनाना है। किसके रेस्पेक्ट में? रिस्क के रेस्पेक्ट में। तो बताओ कौन सा आएगा? हो गया, इजी सिंपल। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं। यहां पर क्या लिखा है? वर्ड रिस्क। हमने क्या पढ़ा टेबल के अंदर? रिस्क एंड कंट्रोल्स। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, कंट्रोल लिखूं कि नहीं लिखूं? वेरी गुड। इसके नंबर पे, वेटेज पे डिपेंड करता है। गुड जॉब। चाय पीती है? वेरी गुड। चलो। देखो, वैसे तो जब तक रिस्क कंट्रोल्स पूछे ना जाए, आपको लिखने नहीं है। बट अगर अब इस क्वेश्चन की वेटेज ही 4 से 5 नंबर हुई, तो खाली रिस्क में कितना पन्ना भर जाएगा खाली रिस्क लिख के? तो चाय पी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्धि प्लीज। यस यू, व्हाट्स योर नेम? पीछे है ना? हाँ हाँ प्रेरणा। आप मुझे 7th क्वेश्चन दोगे, आप मुझे 8th क्वेश्चन दोगे पढ़ के। हाँ जी। छोड़, लास्ट लास्ट लाइन पढ़ दे बस खाली। बताओ ये कहां से है? पार्ट एफ से। मनी लॉन्ड्रिंग कितने चीजें होती है? तीन। पहले पैसा अलग अलग जगह प्लेस कर देने का, फिर उसके ऊपर ऐसा लेयरिंग डाल देने का, और उसके बाद सारे पैसे अपने पास इकट्ठे कर लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्धि। मैंने कुछ नहीं। हाँ, नहीं पूरा नहीं पढ़ बस। दो कंट्रोल्स थे ना, कौन कौन से? एक तो था इंटरनल कंट्रोल, और एक कौन सा था? आईटी कंट्रोल। तो कौन सा पूछा है? कौन सा पार्ट है ये? लास्ट। लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट आई गेस ये। सृष्टि प्लीज डू द नीडफुल। ओके, प्रॉक्सी सर्वर कहाँ पे है ये क्वेश्चन? वेरी गुड, पार्ट सी के अंदर। वेरी गुड। टाइप्स ऑफ सर्वर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, की फंक्शंस ऑफ आरबीआई। चलो ठीक है, नेक्स्ट। रिस्क एंड कंट्रोल्स ऑफ कासा। आ गया पार्ट ई। हो गए क्वेश्चन आंसर्स खत्म? बंद करो भैया इसको तो। चैप्टर नंबर 5 खत्म। हाँ बेटा, ब्रेक चाहिए, मेरे को भी चाहिए, चाय चाहिए मेरे को। चैप्टर नंबर 5 खत्म। अपन कौन कौन चैप्टर कर चुके हैं? सेकंड खत्म, फोर्थ खत्म, फिफ्थ खत्म। ठीक है, 60% ओवर। 60% सिलेबस ओवर। नाउ चैप्टर नंबर 1 इज गोइंग ऑन, एंड ऑलमोस्ट वो भी हमारा हाफ हो चुका है। 70% वी आर डन। So post break, we are going to resume with chapter number 1 of EIS.
कौन? ये मेरे पास भी आ रही है मक्खी। इसने ये क्यों बोला हम इंसानों पे घूम रही है? एक बार इसको भेज देना, वो क्लास सेव कर लेगा। लाइव असाइनमेंट्स? क्या बात है। डेफिनेटली 4 का असाइनमेंट करके लाए हो, तो मतलब बनता है। कह तो रही हूँ, वो भी इतने बड़े बड़े, तो इसमें तो सिल्क बनती है। इतने बड़े चैप्टर को अगर किसी ने किया है तो। हाँ। राइट राइट।